हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल मीटिंग पार्ट 2। आपको याद हो तो एक क्लास हो चुकी है जर्नल मीटिंग की। आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने सीखा था सेक्शन 101 हम लोग पढ़ रहे थे। सेक्शन 101 क्या बोलता है? लेंथ ऑफ नोटिस। लेंथ ऑफ नोटिस का मतलब नोटिस की लंबाई नहीं, लेंथ ऑफ नोटिस का मतलब होता है हाउ मैनी डेज बिफोर जनरल मीटिंग, हाउ मैनी डेज बिफोर जनरल मीटिंग कंपनी क्या करेगी? नोटिस देगी। कितने दिन पहले कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को, अपने मेंबर्स को नोटिस देती है? हम लोगों ने पढ़ा था 21 क्लियर डेज पहले नोटिस देती है, राइट। क्लियर का मतलब हमने देखा था, क्लियर का मतलब दो होता है। अगर कंपनी पोस्ट से भेज रही है तो क्लियर का मतलब अलग है, लेकिन अगर कंपनी मेल से भेज रही है तो क्लियर का मतलब अलग है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताओ कि कंपनी की ड्यूटी है, सेक्शन 101 ये बोलता है कि जब भी कंपनी को जर्नल मीटिंग बुलानी पड़ेगी तो कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन का नोटिस? 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ेगा अपने सारे शेयर होल्डर को। बट क्या कंपनी शॉर्टर नोटिस पे जनरल मीटिंग बुला सकती है? शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या? 21 डेज के नोटिस से कम का नोटिस दे के जनरल मीटिंग बुला सकती है? हाँ, बिल्कुल बुला सकती है। तो एजीएम के लिए अलग प्रोविज़न है, ईजीएम के लिए अलग प्रोविज़न है। अगर आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाना चाहते हो तो आपको कुछ कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप एजीएम बुलाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। किसकी? ऑफ 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। क्या मतलब है? अगर आप शॉर्टर नोटिस पे एजीएम बुलाना चाहते हो, क्या बोला? एजीएम। ईजीएम पे आएंगे हम बाद में, पहले सिर्फ एजीएम की बात कर रहे हैं। अगर आप क्या करना चाहते हो? एजीएम बुलाना चाहते हो शॉर्टर नोटिस पे, तो क्या करो? रिटर्न कंसेंट ले लो 95 मेंबर्स एंटाइटल टू वोट की। अब इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल से समझते हैं इसका मतलब क्या है। केस 1, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये एजीएम बुलाना चाहती है, इसके 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, और 10 दिन का नोटिस देकर एजीएम बुलाना चाहती है। अब क्या करना पड़ेगा? इसको 95% मेंबर्स एंटाइटल टू वोट की रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो 100 में से 95% का मेंबर, 95% का मतलब क्या है? 95 मेंबर्स की अगर रिटर्न कंसेंट आ जाती है तो कंपनी शॉर्टर नोटिस पे एजीएम बुला सकती है, अदरवाइज नहीं बुला सकती। सिंपल, ठीक है। केस 2 आपके लिए, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, वो क्या कर रही है? उसके 200 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 200 मेंबर है, 100 इक्विटी शेयर होल्डर और 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब क्या हुआ? ये कंपनी 10 दिन का नोटिस देकर जनरल मीटिंग बुलाना चाहती है, एजीएम बुलाना चाहती है 10 दिन का नोटिस देकर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने तो यस बोल दिया कि हाँ बिल्कुल रिटर्न कंसेंट दे दी, बुला लो। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या बोल दिया? नो बोल दिया कि हम तो अलाउ नहीं कर रहे जनरल मीटिंग बुलाने के लिए। तो क्या ये मीटिंग, जो 10 डेज एजीएम वाली मीटिंग है, वो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी? क्या शॉर्टर नोटिस से कंपनी बुला सकती है मीटिंग या नहीं बुला सकती? वापस आ जाते हैं प्रोविजन पे। प्रोविजन क्या बोलता है? रिटर्न कंसेंट ऑफ 95% ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। उनकी रिटर्न कंसेंट लेनी है, उन 95% मेंबर्स की रिटर्न कंसेंट लेनी है जो लोग एंटाइटल्ड टू वोट है, ठीक है जी। अब इधर आओ जरा, वापस आते हैं एग्जाम्पल पे। क्या बोल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने नो बोल दिया। मीटिंग वैलिड और इनवैलिड? वैलिड। मीटिंग इज एब्सोल्युटली वैलिड। क्यों वैलिड? क्योंकि 95% मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर मीटिंग में वोट नहीं कर सकते, तो वो हाँ बोले या ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विटी शेयर होल्डर ने बोल दिया, हाँ बिल्कुल बोल दिया, क्योंकि यही तो लोग वोट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए मीटिंग क्या है? वैलिड है। केस 3, एक्स लिमिटेड एजीएम बुलाना चाहती है शॉर्टर नोटिस पे, 200 मेंबर है, ठीक है। सो इक्विटी शेयर होल्डर ने हाँ बोल दिया, 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने नो बोल दिया। लेकिन आपको पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी ने पिछले 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी वोटिंग राइट आ जाता है। तो ऐसे ही हुआ, इन 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट आ गया क्योंकि कंपनी ने इसको पिछले 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया था। अब बताओ मीटिंग वैलिड और इनवैलिड? इस केस में मीटिंग इनवैलिड है, वैलिड नहीं है। क्यों? अब 200 का 95% निकालना पड़ेगा आपको, 100 का नहीं, क्योंकि अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी क्या हो गए? एंटाइटल टू वोट हो गए। सिंपल है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक्स लिमिटेड 10 डेज का नोटिस देकर एजीएम बुलाना चाहती है, इसके 100 मेंबर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर है सारे, ठीक है। 90 शेयर होल्डर ने कॉल के पैसे दे रखे हैं और 10 शेयर होल्डर ने कॉल के पैसे नहीं दे रखे। इससे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं, सेक्शन 106
सेक्शन 106 है रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। सेक्शन 106 बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। ये क्या बोलता है, अगर किसी इक्विटी शेयर होल्डर ने या किसी भी शेयर होल्डर ने क्या कर रखा है, कॉल मनी नहीं पे कर रखी, तो उसके वोटिंग राइट्स को फ्रीज कर लिया जाएगा, उसके वोटिंग राइट्स में रिस्ट्रिक्शन लगा ली जाएगी। ठीक है, तो इस केस में भी यही हुआ, 10 शेयर होल्डर ने कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, तो मतलब ये लोग एंटाइटल टू वोट नहीं है। ठीक है, ये लोग एंटाइटल टू वोट नहीं है। अब हमें 95% किसका लेना है, 95% लेना है हम 90 शेयर होल्डर का। लेकिन अगर इन 95% किसका लेना है, 90 शेयर होल्डर का लेना है, 90 शेयर होल्डर में से 95% लोग येस बोल देते हैं मीटिंग करा लो, तो मीटिंग इज वैलिड, अदरवाइज मीटिंग इज वॉइड। सिंपल बात, समझ आ गया होगा समझ में, आसान है। एजीएम की कंडीशन तो हो गई, अब आ जाते हैं ईजीएम पे, वापस आएंगे इस पे। एजीएम की, अगर एजीएम आप शॉर्टर नोटिस पे बुलाना चाहते हो तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करो। क्या कंडीशन है, 95% मेंबर्स एंटाइटल टू वोट का रिटन कंसेंट आप ले लीजिए। अगर आपने ले लिया तो आप एजीएम शॉर्टर नोटिस पे बुला सकते हो, अदरवाइज नहीं बुला सकते। अब आ जाते हैं ईजीएम पे। ईजीएम अगर शॉर्टर नोटिस पे बुलानी है तो आपको डुअल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। डुअल कंडीशन मतलब 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहले तो कंसेंट लेनी है किसकी, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स 100 में से कितना मेजर होगा, 51 मेंबर्स मेजर, प्लस उन लोगों के पास क्या होना चाहिए, 95% शेयर कैपिटल एज गिव्स वोटिंग राइट। मतलब क्या है, अगर किसी कंपनी के 100 शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या करो 51 मेंबर्स की ले लो, साथ साथ इन लोगों के पास 95% वोटिंग राइट्स भी होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप ईजीएम शॉर्टर नोटिस पे बुला सकते हो, अदरवाइज नहीं बुला सकते। एजीएम के लिए तो एक ही कंडीशन थी, लेकिन ईजीएम के लिए हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या दोनों में से कोई एक, नहीं, दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल, ईजीएम के ऊपर एक केस स्टडी बनाई है मैंने, देखते हैं क्या बोलते हैं। एक्स लिमिटेड ईजीएम बुलाना चाहती है शॉर्टर नोटिस पे। इसके क्या हैं, 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर के पास 1 करोड़ शेयर है और 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोटिंग राइट, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोटिंग राइट है। कितनी कंसेंट चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की, मेजॉरिटी मतलब 100 मेंबर में से मेजर मतलब 51 मेंबर्स की चाहिए मेजॉरिटी, प्लस इन 51 मेंबर के पास क्या होना चाहिए, 95% वोटिंग राइट्स भी होने चाहिए। अगर वोटिंग राइट्स नहीं है तो आप ईजीएम नहीं बुला सकते। अच्छा, सेकंड पॉइंट एक बना रही हूँ मैं। अच्छा, इसने क्या कर दिया, 70 मेंबर्स ने यस बोल दिया कि आप मीटिंग बुला लो, ठीक है, लेकिन इन लोगों के पास सिर्फ 40% वोटिंग राइट्स हैं। वेदर ईजीएम विद शॉर्टर नोटिस वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड, समझ में आ गया। तो हमें दोनों कंडीशन देखनी है, कोई एक कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सिंपल है जी, आगे जा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कैन कंपनी सेंड नोटिस थ्रू ईमेल। क्या कंपनी अपना नोटिस ईमेल के थ्रू भेज सकती है? हाँ, हमने जब सेक्शन 101 पढ़ा था तो हमने देखा था कंपनी पोस्ट से भी अपना नोटिस भेज सकती है और कंपनी ईमेल से भी अपना नोटिस भेज सकती है। इसके लिए कुछ प्रोविजंस है, आंसर इज यस, आंसर इज यस, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। रूल 18 ऑफ एमजीटी रूल्स 2014 में कुछ रूल्स बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या रूल्स बनाया देखते हैं। जो कंपनी अपना नोटिस भेजेगी थ्रू ईमेल, कैसा भेज सकती है, एज अ टेक्स्ट भेज सकती है, एज एन अटैचमेंट भेज सकती है, एज अ लिंक भेज सकती है। एज अ टेक्स्ट का मतलब होता है आप लोगों ने ईमेल लिखी होगी, आप सब लोगों ने ईमेल लिखी होगी कभी ना कभी, तो टेक्स्ट मतलब लिखो, एक एक शेयर होल्डर को लिख लिख के भेजो पूरा पूरा नोटिस, ठीक है, या तो आप लिख के भेज दो एज अ टेक्स्ट, या एज एन अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब पीडीएफ फाइल भेज दो, पीडीएफ फाइल भेज दो, ठीक है। एज अ लिंक मतलब एक लिंक भेज दो, जैसे ही उस शेयर होल्डर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो कंपनी की वेबसाइट खुल जाएगी, उस वेबसाइट पे पूरा नोटिस होगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं, टेक्स्ट भेज दो, अटैचमेंट भेज दो, या फिर आप एज अ लिंक भी भेज सकते हो, ठीक है। और अगर ईमेल क्या भेज रहे हो, एज अ लिंक भेज रहे हो, ईमेल क्या कर रहे हो बेटा, लिंक के थ्रू भेज रहे हो, तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का भी लिंक भेजना पड़ेगा। कौन सा सॉफ्टवेयर, एडोब रीडर, जिससे फाइल क्या होती है, ओपन होती है, रेड होती है, ठीक है जी। और नेक्स्ट, ईमेल, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने रॉन्ग ईमेल आईडी दी हो, ऐसा होता है ना, बड़े अजीब अजीब शेयर होल्डर होते हैं, तो हो सकता है कि किसी शेयर होल्डर ने ईमेल आईडी जो दी हो वो गलत हो,
गलत ईमेल आईडी दियो तो कंपनी क्या इसके लिए गलत ठहराई जाएगी? नहीं, कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो यही लिखा है, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट लिखा है। ठीक है जी, क्लियर है? बिल्कुल। फोर्थ पॉइंट, ईमेल भेज रहे नोटिस से ओनली टू दोज मेंबर्स हु हैव रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ईमेल के थ्रू नोटिस उन्हीं को भेजा जाएगा जिन मेंबर्स ने, जिन शेयर होल्डर ने कंपनी को अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करा रखी है। और जिन मेंबर्स ने रजिस्टर नहीं करा रखी उनको क्या करेंगे हम? फिजिकल कॉपी देंगे। क्या करेंगे? फिजिकल कॉपी भेजेंगे उनको, पोस्ट से भेजेंगे। ठीक है जी, आगे। अब कंपनी, अच्छा बड़े सारे शेयर होल्डर हो सकते हैं, एक दो शेयर होल्डर थोड़ी होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के पता है कितने शेयर होल्डर हैं? 25 लाख शेयर होल्डर है। रिलायंस कंपनी के 25 लाख शेयर होल्डर है। ठीक है, अब 25 लाख शेयर होल्डर को एक एक शेयर होल्डर को नोटिस भेजना पड़ेगा, एक एक शेयर होल्डर को मेल लिखनी पड़ेगी, तो सोचो कितना टाइम लग जाएगा। इसलिए कंपनी के पास एक राइट है, कंपनी क्या कर सकती है? सर्विसेज ले सकते हैं आउटसाइड एजेंसीज की। कौन सी एजेंसीज होती हैं? ये बल्क ईमेल भेजने वाली एजेंसीज होती हैं। ये क्या करती हैं कंपनीज, आउटसाइड एजेंसीज क्या करती हैं कि बड़े बड़े बल्क ईमेल्स भेजती हैं। इनके पास सॉफ्टवेयर होते हैं बड़े बड़े, जिनसे क्या हो सकता है 1000-2000 लोगों को इकट्ठे ईमेल भेजी जा सकती है। ठीक है जी, तो कंपनी उनको भी हायर कर सकती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, नोटिस जनरल मीटिंग का ईमेल से भेजेंगे, साथ में क्या करना है? अपलोड करना है कंपनी की वेबसाइट पे अगर है, इफ़ एनी क्यों लिखा है मैंने? अगर वेबसाइट है तो अपलोड कर दो, अगर वेबसाइट नहीं है तो अपलोड मत करो। क्या ज़रूरी है कंपनी की वेबसाइट हो? कंपनी की वेबसाइट होना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल। ठीक है जी, ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नोटिस देंगे हम, जो नोटिस देंगे इंडिविजुअल्स को, क्या उस नोटिस को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा? क्या उस नोटिस की न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करानी पड़ेगी? तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कराना क्या है बच्चों? बिल्कुल ऑप्शनल है। आपकी मर्जी है तो करा लो, नहीं कराना चाहते हो तो मत कराओ। लेकिन इन तीन केसेस में न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कराना मैंडेटरी होता है। इन तीन केसेस में नोटिस को इंडिविजुअली भी भेजना है और साथ साथ न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा। कौन कौन से तीन केसेस हैं? पहला ई वोटिंग, सेक्शन 108, 110 और 230, 232। सेक्शन 108 किसका? ई वोटिंग का। अभी हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। पोस्टल बैलेट का 110 और सेक्शन 230, 232 क्या है? मर्जर अमलगमेशन। मर्जर अमलगमेशन आपको पता है, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था, तो कैसे हुआ था? इस 230, 232 को फॉलो करके हुआ था। तो ये होता है मर्जर अमलगमेशन। ठीक है, ये सब लोग हम, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। और इन तीनों केसेस में आपने क्या याद रखना है? न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना मैंडेटरी होता है। नोटिस को आप न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी दोगे और साथ साथ इंडिविजुअल नोटिस भी दोगे, बिकॉज दे आर हाईली सेंसिटिव मैटर। ऐसा बोला जाता है तीनों मैटर क्या है? हाईली सेंसिटिव मैटर्स है। ठीक है जी, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 102। सेक्शन 102 बोलता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो हम पहले पढ़ने वाले हैं कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। अच्छा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट याद हो आपको, तो कंपनी जब स्पेशल बिजनेस करती है तो साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगाती है। ये मैंने आपको शायद बताया था लास्ट क्लास में। जब भी कंपनी स्पेशल बिजनेस करती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? नोटिस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करनी पड़ेगी। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में कंपनी क्या क्या लिखेगी? फर्स्ट, रीजन बिहाइंड डूइंग स्पेशल बिजनेस। रीजन लिखेगी। रीजन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? कि एक्स लिमिटेड ना वाई लिमिटेड को 100 करोड़ का लोन देना चाहती है। क्या करना चाहती है? 100 करोड़ का लोन देना चाहती है। पहले तो ये बता दो, इट इज़ ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ये तो बेटा स्पेशल बिजनेस है। ऑर्डिनरी बिजनेस तो वो 4 ही होते हैं, एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ऑडिटर, डायरेक्टर। सिर्फ 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, बाकी सारे स्पेशल बिजनेस है। तो ये लोन देना तो ऑर्डिनरी बिजनेस में था नहीं, उन चारों में तो कहीं था नहीं, तो ये तो बेटा स्पेशल बिजनेस हो गया। अब जब स्पेशल बिजनेस हो गया तो इस पे लगता है सेक्शन 186 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये क्या बोलता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देगी तो क्या करेगी? शेयर होल्डर की, अपनी, हमारी अप्रूवल लेगी। तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लेंगे तो नोटिस भेजेंगे, साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी भेजेंगे। और पहली चीज़ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखनी है? रीज़न बिहाइंड डूइंग स्पेशल बिजनेस, कि आप दूसरी कंपनी को लोन क्यों दे रहे हो, उसके पीछे का रीज़न बताओ हमें। तो कंपनी क्या बोलेगी? एक्स लिमिटेड बोलेगी अपने शेयर होल्डर को, डियर शेयर होल्डर, हम वाई लिमिटेड को 100 करोड़ का लोन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वाई लिमिटेड को पैसों की ज़रूरत है, और अगर वाई लिमिटेड को हमने पैसा दे दिया तो वो हमें 15% का इंटरेस्ट देगी, जो कि
मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा है। अगर हम मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमें 7-8% मिलेगा सिर्फ, लेकिन अगर मैं वाई लिमिटेड को पैसा दे देती हूँ तो क्या मिलेगा, मेरे को 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। और जो मेरे को 15% का इंटरेस्ट मिलेगा उससे हम क्या करेंगे, उसको हम अपने पास नहीं रखेंगे, उसको हम आपको देंगे, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें आपका ही फायदा है। तो ये ऐसा कुछ रीज़न लिख के दे सकती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट वेदर फाइनेंशियल और अदरवाइज, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी एंड देयर रिलेटिव। रिलेटिव की डेफिनेशन 2/77 में, ये मैंने अभी आपको नहीं बताई है, बताऊंगी। ठीक है जी, क्या बताना है, अगर कोई स्पेशल बिजनेस हो रहा है उसमें किसी डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का या इनके रिलेटिव का कोई फाइनेंशियल अदरवाइज इंटरेस्ट तो नहीं है, अगर है तो बता दो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को 100 करोड़ का लोन दे रही है, ठीक है, वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को बदले में भी कुछ कर रही है, क्या कर रही है, डायरेक्टर, एक्स लिमिटेड का जो डायरेक्टर है ना उसको 2 लाख कमीशन दे रही है, ठीक है, और जो डायरेक्टर की वाइफ है, इस डायरेक्टर की वाइफ को क्या कर रही है, मैनेजर बना रही है अपनी कंपनी में। वाह बेटा, एक्स लिमिटेड 100 करोड़ का लोन दे रही है वाई लिमिटेड को, वाई लिमिटेड बदले में क्या कर रही है, एक्स लिमिटेड के डायरेक्टर को 2 लाख का कमीशन दे रही है और उसकी वाइफ को मैनेजर बना रही है। तो क्या ये दोनों चीजें भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बतानी पड़ेंगी। फिर से पढ़ लेते हैं सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का, उसके रिलेटिव का क्या बताना पड़ेगा, फाइनेंशियल अदर इंटरेस्ट। क्या आपको ये नहीं लगता 2 लाख फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, 2 लाख कमीशन इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, नहीं लगता आपको ये, बिल्कुल है। अदरवाइज जॉब मिल रही है उसकी वाइफ को, क्या डायरेक्टर की वाइफ इज अ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली डायरेक्टर की वाइफ क्या है, उसकी रिलेटिव मानी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज भी बताना पड़ेगा, फाइनेंशियल अदरवाइज इंटरेस्ट भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक थर्ड पॉइंट और है, ये भी बताना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, if a resolution special business to be transacted at meeting relates with any other company then mention in explanatory statement, क्या शेयर होल्डिंग, क्या बताओ, शेयर होल्डिंग बता दो, ऑफ किसकी, प्रमोटर की, डायरेक्टर की, मैनेजर की, केएमपी की, ओनली इफ देयर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग इज 2% और मोर ऑफ द टोटल शेयर ऑफ द कंपनी। क्या बताना है, अगर कोई ऐसी डीलिंग कर रहे हो कि जो दूसरी कंपनी से रिलेट करती है, मतलब लोन दे रहे हैं तो दूसरी कंपनी से रिलेट तो करती है, किसकी शेयर होल्डिंग बता दो, प्रमोटर की बता दो, डायरेक्टर की बता दो, मैनेजर की बता दो, केएमपी की बता दो। क्या यहाँ पे रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ओनली तभी बताना, ओनली, देखो हम फालतू बातों में इंटरेस्ट नहीं रखते, लॉ मेकर कह रहा है तभी बताना, अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग कितनी है 2% या उससे ज्यादा है, अगर 1% है तो मत बताओ, 1.99% है तो भी मत बताओ, जैसी 2% हो गई आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है जी, किसमें, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, ठीक है जी। तो कह रहे ठीक है हम बता देंगे, यहाँ ओनली लिखा था, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, देखते हैं जरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन दे रहा है 100 करोड़ का, और वाई लिमिटेड बदले में क्या कर रही है, डायरेक्टर को 1% इंटरेस्ट, डायरेक्टर कितना होल्ड करता है इसमें, 1% इंटरेस्ट इन वाई लिमिटेड, उसकी वाइफ कितना होल्ड करती है 3%, केएमपी 3%, वाइफ 1%, इसकी मैनेजर की वाइफ 3 को 5 लाख कमीशन मिल रही है, और प्रमोटर 10% होल्ड करता है, इसको जॉब मिल रही है इसकी वाइफ को। तो ये सारी कहानी है। अब आप लोग बताओ कि क्या क्या लिखना पड़ेगा मुझे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। फर्स्ट पॉइंट, पहले तो मुझे रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा वही कि डिविडेंड वगैरह देंगे। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, सेकंड पॉइंट ये रहा, क्या बताना पड़ेगा, फाइनेंशियल अदरवाइज इंटरेस्ट किसका, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी, रिलेटिव। क्या डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी को फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो रहा है, क्या इनके रिलेटिव को हो रहा है, बिल्कुल। वाइफ 3 कौन है, मैनेजर की वाइफ को क्या मिल रही है, जॉब, 5 लाख की कमीशन मिल रही है, क्या मुझे बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट जरा सोच के बताएंगे क्या बताना पड़ेगा हमें इसमें। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों, क्या बताना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग बतानी पड़ेगी, प्रमोटर की, डायरेक्टर की, मैनेजर की, केएमपी अगर 2% ज़्यादा है तो 2% या उससे ज़्यादा है, तो क्या डायरेक्टर की ज़्यादा है 1% है, नहीं, उसकी वाइफ की बतानी है 3% है, नहीं बतानी, यहाँ रिलेटिव वर्ड कहीं नहीं है, ठीक है। केएमपी की बतानी है 3% है, बिल्कुल केएमपी की बता दो, कितनी है 3% है, 2% या उससे ज़्यादा है तो बतानी पड़ेगी। मैनेजर की तो है ही नहीं, प्रमोटर की 10% है तो बतानी पड़ेगी, बिल्कुल बतानी पड़ेगी, प्रमोटर की भी बता देंगे हम 10% है, ठीक है जी। तो ये सब हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिख के
भेजना पड़ेगा। सिंपल है, आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 102 सब सेक्शन 2 ये क्या बोलता है? देखो बच्चों, बिजनेस दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस वही चार होते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए हमेशा OR पास होता है। OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। OR का मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और SR का मतलब होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। SR का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है जी, बिल्कुल इजी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब अगर मोर देन 50% शेयर होल्डर ने, 50% है, मोर देन 50 शेयर होल्डर ने यस बोल दिया तो रेजोल्यूशन पास, अदरवाइज फेल। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है अगर 75% और मोर शेयर होल्डर ने यस बोल दिया तो रेजोल्यूशन पास, अदरवाइज रेजोल्यूशन फेल। फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, 10 फ्रेंड्स हैं, उनको क्या करना है, पिकनिक पे जाना है। 10 फ्रेंड्स को पिकनिक पे जाना है। अब वो कहते हैं कि अगर मेजॉरिटी ने रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया तो हम पिकनिक पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50%, ठीक है। तो 10 में से अगर 6 लोगों ने हाँ बोल दिया, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया, तो जाएंगे पिकनिक पे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। लेकिन वो बोलते हैं नहीं नहीं, 50% लोगों से मज़ा नहीं आ रहा, 50% लोगों से मज़ा नहीं आ रहा। अगर 75% लोगों ने या उससे ज़्यादा लोगों ने हाँ बोल दिया तो हम मानेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, तो ही हम पिकनिक पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, 10 में से कितने लोग थे, 75% और मोर लोग यस बोलते हैं, तभी पिकनिक पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ये लिखा हुआ है सेक्शन 102 सब सेक्शन 2 में कि ओनली ऑर्डिनरी बिजनेस, जो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं उसमें सिर्फ आपने OR पास कर रहा है, ठीक है। और स्पेशल बिजनेस में OR भी पास हो सकता है, SR भी पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन नेम, चेंज इन नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम चेंज करना है तो कंपनी को SR पास करना पड़ता है, ठीक है, ये स्पेशल बिजनेस है। कंपनी को अपनी चेंज इन ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी को अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ानी है तो कंपनी OR पास करती है, या याद रखना, ठीक है बच्चों। आगे जाके पढ़ेंगे कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रेजोल्यूशन पास होते हैं, वेदर OR और SR। समझ में आ गया? आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 102 सब सेक्शन 3 क्या लिखा है? Where any item of business refers to any document which is to be considered at meeting, then the time and place where such document can be inspected shall be specified in explanatory statement. For example, समझ में कुछ भी नहीं आया, एग्जाम्पल से समझेंगे। अच्छा, जब X लिमिटेड ने Y लिमिटेड को, ध्यान से, X लिमिटेड ने Y लिमिटेड को कितने का लोन दिया? 100 करोड़ का लोन दिया। तो क्या इन दोनों के बीच में लोन एग्रीमेंट बना होगा? आप लोग बताइए, यस और नो, लोन एग्रीमेंट बना होगा? बिल्कुल लोन एग्रीमेंट बना होगा। अब इस लोन एग्रीमेंट को क्या करना है, शेयर होल्डर चेक करेंगे ना। शेयर होल्डर इस लोन एग्रीमेंट को चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे? बिल्कुल चेक करेंगे। तो कंपनी को अपनी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये बताना पड़ेगा कि लोन एग्रीमेंट कब और कहाँ पर चेक हो सकता है, टाइम एंड प्लेस, ये बताना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला जनरल मीटिंग में जिसमें कोई डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, तो उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का टाइम और जगह उसको बतानी पड़ेगी। समझ में आ गया? ताकि शेयर होल्डर चेक तो कर सके कि कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन दे रहे हैं, क्यों लोन दे रहे हैं, क्या सीन है। तो शेयर होल्डर चेक करेंगे ना, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है, शेयर होल्डर का लगा हुआ है। और अगर उनको नहीं दिखाया लोन एग्रीमेंट तो गलत बात हो जाएगी ये तो, ठीक है जी। ईजी है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, टाइम एंड प्लेस बताना पड़ेगा जहां पे शेयर होल्डर क्या करेंगे, उस लोन एग्रीमेंट को चेक कर सकते हैं। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैंने आपको बताया कि शेयर जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर, प्रमोटर, मैनेजर, KMP, इनको उनके रिलेटिव्स, उनको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है, फाइनेंशियल अदरवाइज इंटरेस्ट बताना पड़ता है, शेयर होल्डिंग बतानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इन शेयर होल्डर्स ने नहीं बताया, कि हम तो नहीं बता रहे, हम कोई डिस्क्लोजर नहीं कर रहे कि मुझे कितनी कमीशन मिल रही है, मुझे जॉब मिल रही है, मैं तो नहीं बता रहा। या फिर कह रहा है 5 लाख की मुझे कमीशन मिल रही थी, लेकिन मैंने कितनी बता दी, 2 लाख बता दी। शेयर होल्डर तो पागल है, हम जितना मर्जी उनको उल्लू बना सकते हैं, नहीं। 102 सब सेक्शन 4 बोलता है कि अगर किसी डायरेक्टर ने, प्रमोटर ने, KMP ने, मैनेजर ने, उनके रिलेटिव ने डिस्क्लोजर नहीं दिया अपने इंटरेस्ट का, या फिर इनसफिशिएंट का मतलब होता है कम डिस्क्लोजर दिया, जितना देना चाहिए था उससे कम दिया, तो क्या होगा, उनको क्या करना पड़ेगा, हेल्ड इन द ट्रस्ट एंड बी लायबल टू कंपेंसेट इन कंपनी। तो जो भी उनका फायदा हुआ है ना 5 लाख का, वो अपने पास रखना पड़ेगा एज अ ट्रस्ट, और कंपनी को कंपेंसेट करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा कंपनी को। तुम लोग नहीं रख सकते, या तो तुम डिस्क्लोजर दे दो अगर आप लोग रखना चाहते हो तो।
बट अगर तुम डिस्क्लोज नहीं कर रहे तो क्या करो, अपने पास संभाल के रखो और बाद में तुम कंपनी को दे देना, ठीक है। बस इतना ही नहीं, साथ में क्या लगेगी, पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब होता है फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा, पढ़ना जरा, कितना फाइन लगेगा, 50,000 और 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ बेनिफिट अक्रूड। या तो 50,000 या तो 5 टाइम्स ऑफ बेनिफिट अक्रूड। सपोज 5 लाख मिले हैं तो 5 लाख का 5 टाइम्स कितना होता है, 25 लाख, विच एवर इज हायर लिखा है, या तो 50,000 या तो 25 लाख, विच एवर इज हायर। तो आपको ये इंटरेस्ट, ये पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। इससे अच्छा डिस्क्लोजर दे दो, बस काम खत्म, तुम भी खुश, शेयर होल्डर भी खुश, लॉ मेकर भी खुश, ठीक है जी। तो इससे बढ़िया क्या है, सारे लॉ कंप्लाई करेंगे और हम डिस्क्लोजर प्रॉपरली देंगे। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ रहा है? आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसी लग रही है क्लासेस, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।